कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो ना दिन भर अपने साथ पानी की एक बहुत ही फैंसी सी बड़ी सी 2 लीटर वाली बोतल लेकर घूमता है। मतलब वो हर घंटे अलार्म लगाकर पानी पीता है। हाँ, आजकल तो ये बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक उसके शरीर की कोशिकाओं की मतलब सेल्स की जांच करे ना, तो वो अंदर से एक सूखे रेगिस्तान की तरह बंजर मिलेंगी। बाहर से पानी का सैलाब है, लेकिन अंदर एकदम सूखा पड़ा है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम मेडिकल डेटा को देखें तो पता चलता है कि लगभग 75% लोग क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। मतलब पुरानी और लगातार रहने वाली पानी की कमी। 75%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग वो हैं जो दिन भर लगातार पानी पीते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी पीने का जो पुराना तरीका हमें सिखाया गया है ना, वो काम ही नहीं कर रहा है। और इसीलिए आज की ये चर्चा इतनी अहम हो जाती है। हमारे पास दाना कोएन जो एक एमडी हैं और जीना ब्रिया की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है क्वेंच। आज हम इसी के पहले हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही है। हाँ, हमारा मिशन है हाइड्रेशन की उस नई साइंस को समझना जो उस पुराने और रटे रटाए ज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देती है, जिसे समाज बरसों से सच मानता आ रहा है। सही कहा। बचपन से हम सबने एक ही नियम सुना है कि दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। हाँ, 8 ग्लास पानी का नियम। लेकिन ये किताब इस 8 ग्लास वाले मिथक की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देती है। सच में, क्योंकि विज्ञान अब इस बात को मॉलिक्यूलर यानी आणविक स्तर पर देख रहा है कि पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है। बिल्कुल, जब हम सिर्फ 8 ग्लास की बात करते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ मात्रा यानी वॉल्यूम पर होता है। हम सोचते हैं कि बस गले के नीचे पानी उतार लेना ही काफी है। हाँ, लोग बस पानी घटकने पर ध्यान देते हैं। सही बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो पानी शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर रहा है या नहीं। इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक नजारा आता है। हाँ। जैसे किसी सूखे गमले में पानी डालना। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर किसी गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी, सख्त और चटक गई हो और कोई उसमें अचानक से एक जग भरकर सादा पानी डाल दे, तो क्या होता है? हाँ, पानी मिट्टी में रुकता नहीं है। बिल्कुल। पानी उस सूखी मिट्टी में गहराई तक जाने के बजाय बस किनारों की दरारों से बहकर तुरंत नीचे से बाहर निकल जाता है। मिट्टी वैसी की वैसी सूखी रह जाती है। ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। मतलब इंसान के शरीर के साथ भी ठीक यही हो रहा है। मुझे भी यही लगा। ये उदाहरण ये समझने के लिए एकदम सही है कि बायोलॉजिकल स्तर पर सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन कैसे काम करता है। शरीर को हाइड्रेट करने का मतलब नसों में खून के साथ पानी का बहना नहीं है। तो फिर असली हाइड्रेशन क्या है? असली हाइड्रेशन तब होता है जब पानी की बूंद कोशिका की बाहरी झिल्ली को पार करके उसके भीतर जाए। अगर कोशिकाएं उस पानी को सोख ही नहीं पा रही हैं, तो इंसान दिन में 8 की जगह 18 ग्लास पानी भी पी ले तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, वो बस सिस्टम से होकर गुजर जाएगा। इससे केवल किडनी पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है और बस बार बार वॉशरूम नागना पड़ता है। शरीर के अंदर पानी का टिकना बहुत जरूरी है। तो अगर 8 ग्लास सादा पानी पीने के बाद भी वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रहा है और बस किडनी से होकर बाहर निकल रहा है, तो साफ है कि हम गलत चीज पी रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सादा पानी नलों या बोतलों से आता है ना, वो शायद कोशिकाओं के ताले के लिए सही चाबी है ही नहीं। एकदम सही। तो फिर शरीर को किस तरह के पानी की जरूरत है? यहीं पर विज्ञान एक बहुत बड़ी खोज सामने रखता है। वैज्ञानिक इसे द 4th फेज ऑफ वाटर कहता है, मतलब पानी का चौथा रूप। पानी का चौथा रूप? लेकिन हम सब ने तो स्कूल में पढ़ा है कि पानी 3 रूपों में होता है, तरल, ठोस बर्फ और गैस यानी भाप। हाँ, लेकिन शोधकर्ता जेराल्ड पॉलक के काम और इस किताब के अनुसार पानी का एक चौथा रूप भी होता है, जिसे जेल या स्ट्रक्चर्ड वाटर कहा जाता है। जेल वाटर, ये क्या होता है? रासायनिक रूप से यह सादा H2O नहीं है, बल्कि इसका ढांचा थोड़ा अलग होता है। इसे H3O2 कहा जाता है। H3O2? ये सुनने में तो थोड़ा जटिल और किसी साइंस फिक्शन फिल्म के फॉर्मूले जैसा लगता है। इंसान के शरीर के लिए ये स्ट्रक्चर्ड पानी इतना खास क्यों है? और ये बनता कैसे है ना? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पौधों के अंदर ना एक बहुत ही खास प्रक्रिया होती है। अच्छा। जब कोई पौधा जमीन से सादा पानी खींचता है, तो वो सूरज की रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग करके उस पानी के अणुओं को एक खास जाली में बांध देता है। एक जाली में? हाँ, एक लैटिस में। इस प्रक्रिया में पानी की आणविक संरचना बदल जाती है और वो H2O से H3O2 बन जाता है। अरे वाह!
ये पानी थोड़ा गाढ़ा होता है, बिल्कुल किसी हल्के जेल या एलोवेरा के रस की तरह। अब दिलचस्प बात यह है कि इंसान की अपनी कोशिकाएं भी अंदर से एक तरह के जेल से ही बनी होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान ये H3O2 वाला पानी लेता है तो कोशिकाएं इसे एक विदेशी तत्व की तरह नहीं देखती, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो इसे अपने ही एक हिस्से के रूप में पहचान लेती हैं। सटीक बात है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर का जेल और ये H3O2 पानी, ये दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ, जब ये जेल वाटर शरीर में जाता है ना, तो कोशिकाएं इसे तुरंत और बहुत आसानी से सोख लेती हैं। ये सूखी मिट्टी पर एक साथ पानी उड़ेलने के बजाय उस पर धीरे धीरे और लगातार नमी छिड़कने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जिससे मिट्टी उसे गहराई तक सोख लेती है। ये पानी सादे पानी के मुकाबले शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है। ये बात तो हाइड्रेशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। मतलब क्या इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सादे पानी का एक बड़ा ग्लास पीने के बजाय एक ताज़ा खीरा खाना या कोई रसदार सेब खाना तकनीकी रूप से ज्यादा और बेहतर हाइड्रेशन दे सकता है? इसमें कोई शक नहीं है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक है। हमें हमेशा बताया गया है कि पानी पीना है। हाँ, खूब पानी पियो। लेकिन विज्ञान कह रहा है कि हमें पानी खाना चाहिए। पानी खाना चाहिए? ये बहुत ही दिलचस्प वाक्य है ना? जब कोई एक सेब, संतरा या खीरा खाता है तो वो सिर्फ विटामिन या फाइबर नहीं ले रहा होता, वो वास्तव में वो स्ट्रक्चर्ड वाटर ले रहा होता है, सही ईंधन है। जब हम फल या सब्जियां खाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया के दौरान वो जेल वाटर धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे कोशिकाओं को लगातार नमी मिलती रहती है। बिल्कुल, और सादे पानी की तरह ये अचानक से सिस्टम को फ्लश करके बाहर नहीं निकल जाता। यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खटक रहा है। पूछिए। अगर ये बेहतरीन जेल वाटर प्रकृति में हर जगह मौजूद है, मतलब फलों में, सब्जियों में, और इंसान खाना तो खाता ही है। हाँ, वो तो है। तो फिर आबादी का 75% हिस्सा क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का शिकार क्यों है? अगर हाइड्रेशन इतना ही प्राकृतिक है तो हम अंदर से सूख क्यों रहे हैं? इसका जवाब ना हाइड्रेशन के दूसरे पहलू में छुपा है। हम हाइड्रेशन को हमेशा एक इनपुट की समस्या मानते हैं। इनपुट की समस्या? मतलब कि हम कितना कम पानी शरीर में डाल रहे हैं, लेकिन ये एक आउटपुट या वाष्पीकरण की समस्या भी है। हम किस दर से पानी खो रहे हैं। अच्छा, मतलब पानी उड़ भी तो रहा है। बिल्कुल, और ये बात हमें आधुनिक जीवन शैली के एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ ले जाती है। जिस माहौल को हमने अपने चारों तरफ बना लिया है ना, वो चुपचाप हमारा पानी चुरा रहा है। आधुनिक माहौल? मतलब जिस तरह के घरों या ऑफिस में आजकल लोग रहते हैं, आप उसकी बात करें? हाँ जी, हम प्रकृति से बहुत दूर बंद कमरों में रहने लगे। रिसर्च दिखाती है कि ऑफिस या घरों में जलने वाली फ्लोरोसेंट लाइट्स और लगातार चलने वाले एयर कंडीशनर यानी एसी इंसान के शरीर पर सीधा असर डालते हैं। वो कैसे? एसी हवा से नमी या ह्यूमिडिटी को पूरी तरह खींच लेता है। अब जब हवा बिल्कुल सूखी होती है तो वो हर उस चीज से नमी खींचती है जिसमें पानी होता है। और इंसान का शरीर तो ज्यादातर पानी से ही बना है। सही कहा, इंसान का शरीर उस सूखी हवा के लिए नमी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। इंसान की त्वचा से, उसकी हर सांस से पानी लगातार हवा में उड़ता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये तो सिर्फ बंद कमरों और एसी की बात हुई। इस डीप डाइव के नोट्स को देखते हुए ना मुझे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। वो क्या? हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल भी शरीर को बुरी तरह डिहाइड्रेट कर रहा है। ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई लगातार स्क्रीन के सामने बैठा होता है ना, तो उसके शरीर में कुछ सूक्ष्म बदलाव होते हैं। जैसे क्या बदलाव? पलकें कम झपकती हैं और सांसें बहुत उथली हो जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे स्क्रीन एपनिया भी कहा जाता है। स्क्रीन एपनिया? हाँ, इसके अलावा लगातार नीली रोशनी और जानकारी की भरमार दिमाग को एक तरह के हल्के तनाव में रखती है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। तो मतलब हम अपने शरीर के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे किसी स्मार्टफोन को चिलचिलाती धूप में कार के डैशबोर्ड पर छोड़ दिया गया हो। बहुत सही उदाहरण है ये। बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, डिवाइस भयंकर गर्म हो रहा है, लेकिन स्क्रीन ऑन है। हाँ, और जब शरीर उस निरंतर हल्के तनाव में होता है ना, तो उसका कोर तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा। इस बढ़े हुए तापमान को कंट्रोल करने के लिए शरीर माइक्रो स्वेटिंग करता है, यानी बहुत हल्का पसीना छोड़ता है। ये शायद महसूस भी ना हो, लेकिन नमी तो उड़ रही है। बिल्कुल, इस प्रक्रिया में त्वचा और उतली सांसों के जरिए नमी बहुत तेजी से उड़ने लगती है। इसके अलावा रोजमर्रा की कई आम दवाइयां भी हैं। दवाइयां भी सुखाती हैं? हाँ, जैसे एलर्जी की गोलियां या ब्लड प्रेशर की दवाएं, वो भी शरीर को अंदर से सुखाने का काम करती हैं। हाँ।
तो ये समझना जरूरी है कि डिहाइड्रेशन केवल पानी कम पीने की समस्या नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ एक बाल्टी को ऊपर से भरना नहीं है। हाँ, बल्कि आधुनिक जीवन शैली ने उस बाल्टी में जो छेद कर दिए हैं उन्हें पहचानना और बंद करना भी उतना ही जरूरी है। उन छेदों को पहचानना वाकई सबसे पहला कदम होना चाहिए। लेकिन अगर ये आधुनिक माहौल लगातार इंसान को सुखा रहा है तो अलार्म कब बजता है? अलार्म से आपका क्या मतलब है? मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि वो इस क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की चपेट में आ चुका है? हम आमतौर पर सोचते हैं कि गला सूखना या तेज प्यास लगना सबसे बड़ा संकेत है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्यास लगना शरीर का सबसे आखिरी अलार्म है। आखिरी अलार्म? हाँ, जब तक प्यास का एहसास होता है तब तक शरीर की कोशिकाएं पहले ही पानी के लिए गहरा संघर्ष कर रही होती हैं। शुरुआत में डिहाइड्रेशन के संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जैसे दोपहर के 3 बजे अचानक होने वाली सुस्ती या भारी थकान। अक्सर लोग इसे भूख या नींद की कमी मान लेते हैं और एक कप कॉफी की तरफ भागते हैं। हाँ, थकान हुई तो बस कॉफी पी लो। और कॉफी खुद एक ऐसा ड्रिंक है जो शरीर से और पानी बाहर निकालता है। और शायद ब्रेन फॉग भी इसी से जुड़ा है। मतलब दिमाग का अचानक से साफ काम ना करना, किसी एक जगह फोकस ना कर पाना। बिल्कुल जुड़ा है। दिमाग को काम करने के लिए भरपूर हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर पानी कम है तो नसों के सिग्नल धीमे पड़ जाते हैं, जिससे सोचने समझने में धुंधलापन या ब्रेन फॉग महसूस होता है। ये शुरुआती लक्षण तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन जो बात इस रिसर्च में मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो थी डिहाइड्रेशन का गंभीर और पुरानी बीमारियों के साथ कनेक्शन। हाँ, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब की रिसर्च के मुताबिक अल्जाइमर्स, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और यहाँ तक के पुराने दर्द का सीधा संबंध हाइड्रेशन की कमी से है। मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली चीज इतनी बड़ी और जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें फिर से शरीर की मॉलिक्यूलर बनावट पर लौटना होगा। अगर हम अणुओं की गिनती करें ना, तो इंसान का शरीर 99% पानी है। 99%? हाँ, शरीर में होने वाली हर एक रासायनिक प्रक्रिया, दिमाग से नसों तक जाने वाला हर सिग्नल, खून में बहने वाला हर हार्मोन, ये सब एक जलीय माध्यम में ही काम करता है। मतलब पानी के बिना कुछ काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर इस बुनियादी ईंधन में कमी आ जाए तो पूरा सिस्टम एक चेन रिएक्शन की तरह फेल होने लगता है। दिल की बीमारियों का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। अब उस गाढ़े खून को पूरे शरीर की पतली पतली नसों में पंप करने के लिए दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाप रे, ये तो बहुत लॉजिकल है। लंबे समय तक ऐसा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। और पुराने दर्द या जॉइंट पेन के मामले में भी यही मैकेनिज्म काम करता है? हाँ जी, हमारे जोड़ों के बीच जो कार्टिलेज होता है ना, जो दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो ज्यादातर पानी से ही बना होता है। तो जब शरीर में पानी की कमी होती है तो वो सूख जाता है? हाँ, जब शरीर में क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है तो वो कार्टिलेज सूखने और घिसने लगता है। इसी वजह से क्रॉनिक पेन या पुराना दर्द शुरू होता है। अल्जाइमर के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया है। अच्छा, दिमाग में भी सूखने की समस्या होती है? अगर दिमाग की कोशिकाओं को सालों तक सही नमी ना मिले तो वे सिकुड़ने लगती हैं और सिग्नल पास नहीं कर पाती। ये बीमारियां रातों रात नहीं आती, ये सालों तक कोशिकाओं के सूखे रहने का परिणाम होती हैं। ये जानकारी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो अगर किसी को ये जानना हो कि उसका शरीर अंदर से सूख रहा है या नहीं, तो इसके लिए क्या किसी डॉक्टर के पास जाकर महंगे लैब टेस्ट करवाने की जरूरत है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शरीर खुद हमें ऐसे संकेत देता है जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। कुछ बहुत ही आसान सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे कौन से टेस्ट? सबसे पहला और मशहूर है पिंच टेस्ट। इसमें करना बस इतना है कि अपने हाथ के पिछले हिस्से की चमड़ी को 2 उंगलियों के बीच चुटकी में पकड़ें, थोड़ा खींचें और फिर छोड़ दें। अच्छा, और फिर क्या देखना है? अगर चमड़ी तुरंत, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में अपनी जगह पर वापस सपाट नहीं होती, तो ये साफ इशारा है कि शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो गई है और त्वचा ने अपनी लोच खो दी है। दूसरा तरीका जो स्रोत बताते हैं वो शायद सबसे पुराना और जांचा परखा तरीका है, यूरिन का रंग देखना, यानी पेशाब का रंग। हाँ, ये बहुत ही असरदार तरीका है। मैंने पढ़ा है कि एक स्वस्थ और हाइड्रेटेड शरीर में ये हल्के पीले या लगभग पानी जैसे रंग का होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर यूरिन का रंग गहरा पीला है, सेब के सिरके जैसा दिखता है या उसमें तेज गंध है, तो ये डिहाइड्रेशन का एकदम स्पष्ट संकेत है। हाँ, और तीसरा बहुत ही दिलचस्प तरीका है नेल प्रेशर टेस्ट। इसे कोई भी व्यक्ति अभी बैठे बैठे आजमा सकता है। नेल प्रेशर टेस्ट वो कैसे करते हैं?
अपने अंगूठे से अपनी किसी दूसरी उंगली के नाखून को लगभग 5 सेकंड तक जोर से दबाकर रखें। दबाव की वजह से नाखून के नीचे का हिस्सा सफेद हो जाएगा क्योंकि वहां से खून पीछे हट जाता है। हाँ, सफेद तो हो जाता है। अब दबाव छोड़ दें और देखें कि खून को वापस लौटने और नाखून को अपना सामान्य गुलाबी रंग पाने में कितना समय लगता है। इसे कैपिलरी रिफिल कहते हैं। इसमें कितना समय लगना चाहिए? अगर रंग वापस आने में 1 से 3 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है ना, तो इसका मतलब है कि शरीर खतरे के मोड में है। पानी की भारी कमी के दौरान शरीर खून को त्वचा और बाहरी हिस्सों से हटाकर अंदरूनी और जरूरी अंगों की तरफ भेज देता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। बाप रे! तो अगर नाखून जल्दी गुलाबी नहीं हो रहा, मतलब शरीर का रक्षा तंत्र एक्टिव हो चुका है और अंदर सूखा पड़ा है। ये बात बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, ये शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट अलार्म है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पानी केवल प्यास बुझाने वाला एक तरल पदार्थ नहीं है। सही कहा। ये जीवन का और मॉलिक्यूलर स्तर पर हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है। 8 गिलास सादा पानी गटकना इस समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल। सार यही है कि हमें सादे पानी पर अपनी निर्भरता कम करके प्रकृति के उस असली हाइड्रेशन की तरफ लौटना होगा। फलों और सब्जियों की तरफ। हाँ, फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्ड वाटर या H3O2 को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा और इसके साथ ही उस आधुनिक माहौल के प्रति भी सचेत रहना होगा जो हमारी नमी को लगातार चुरा रहा है। चाहे वो लगातार चलने वाला एसी हो या स्क्रीन के सामने बिताए गए लंबे घंटे। हाँ, बिल्कुल। इस जानकारी का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की आदतों पर पड़ता है। ये समय है अपनी डाइट में बदलाव करने का और ज्यादा से ज्यादा पानी खाने का। पानी खाना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी खीरे, टमाटर, सेब और तरबूज जैसी चीजों को अपने खानपान में शामिल करने का, ताकि शरीर की कोशिकाओं को वो जेल वाटर मिल सके जिससे वो असल में पहचानती हैं। शरीर के उन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है जो वो हमें लगातार दे रहा है। जब कोई व्यक्ति हाइड्रेशन को सिर्फ पेट भरने के बजाय इस सेल्यूलर साइंस के नजरिए से समझता है ना, तो वो केवल प्यास नहीं बुझा रहा होता, बल्कि गंभीर बीमारियों से खुद को बचा रहा होता है। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार जो इस पूरी रिसर्च को पढ़ने के बाद सामने आता है। आज का आधुनिक इंसान हर जगह पानी की एक फैंसी बॉटल लेकर घूमता है। हाँ, जिम में, ऑफिस में, हर जगह। जिम में, ऑफिस की डेस्क पर और यहाँ तक कि सोते समय बिस्तर के पास भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों के पास पानी की बोतलें या इंडोर प्लम्बिंग थी? बिल्कुल नहीं। वे दिन भर चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते थे, शिकार करते थे, खेती करते थे और फिर भी वे क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं थे। अगर विज्ञान ये साबित कर रहा है कि असली और सबसे बेहतरीन हाइड्रेशन पौधों और फलों के स्ट्रक्चर्ड वाटर से आता है, तो क्या हर जगह पानी की बोतल लेकर घूमने की हमारी ये आधुनिक आदत दरअसल इस बात का सबूत है कि हमारी मौजूदा डाइट पूरी तरह से फेल हो चुकी है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम प्लास्टिक की बोतलों से उस प्राकृतिक पानी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में हमारे ताज़े और प्राकृतिक खाने में होना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में हाइड्रेट हो रहे हैं या सिर्फ एक पुराने मिथक को जी रहे हैं? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगर कोई आपसे ये कहे कि दिन भर में वो जो 8-10 ग्लास सादा पानी पीने का रूल है वो असल में शरीर को और ज्यादा सुखा रहा है, तो क्या यकीन करना आसान होगा? नहीं, एक्चुअली ये सुनने में ही बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। वही तो। आमतौर पर धारणा यही है कि हाइड्रेशन का सीधा सा नियम है, मतलब प्यास लगी, बोतल उठाई और पानी गटक लिया, बात खत्म। बिल्कुल, और हम सब यही करते हैं। लेकिन आज की इस डीप डाइव में अब हम इस बेसिक कॉमन सेंस को बिल्कुल हिलाकर रख देने वाले हैं। हमारे सामने उस दिलचस्प बुक समरी का दूसरा हिस्सा है जिसका टाइटल है ईट योर वाटर, यानी पानी को खाइए। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और हमारी इस चर्चा का मेन मकसद ये समझना है कि क्या वाकई लीटरों के हिसाब से सादा पानी पीना काफ़ी है, या फिर सेल के लेवल पर बेटर हाइड्रेशन पाने के लिए पानी पीने की बजाय पानी खाना पड़ेगा। ये वाकई एक ऐसी चर्चा है जो हाइड्रेशन को देखने का पूरा नज़रिया बदल सकती है, क्योंकि अब तक हम सब यही मानते थे कि हेल्थ का सबसे बड़ा रूल
एक बड़ी सी पानी की बोतल दिन भर अपने साथ रखना है ना, मैं भी यही करता हूँ हमेशा। एग्जैक्टली लेकिन इस डीप डाइव के सोर्सेज उस स्टैंडर्ड एडवाइस पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगा रहे हैं और इसके पीछे की जो बायोलॉजी है वो वाकई हैरान करने वाली है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए एक विजुअल दिमाग में बनाते हैं। सोचिए, एक खेत का दृश्य जहां जमीन बिल्कुल गर्मी से फट चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं मिट्टी में। हाँ, एकदम सूखी बंजर जमीन। सही कहा। अब अगर उस सूखी जमीन पर अचानक से एक बड़ी बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया जाए तो क्या होगा? वो पानी मिट्टी के अंदर गहराई तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बस उन दरारों के ऊपर से एक तेज स्रोत की तरह बह जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा और आगे निकल जाएगा। जमीन अंदर से वैसी की वैसी सूखी रहेगी। सही बात है। यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अचानक से हम 2-3 ग्लास सादा पानी एक साथ पी लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहा होता है? ये जमीन वाली एनालॉजीज मैकेनिज्म को एकदम परफेक्टली समझाती है। और अगर हम इन सोर्सेस की डीप बायोलॉजी में जाएं तो जवाब बिल्कुल हाँ है। अच्छा, मतलब बॉडी में भी यही हो रहा है? हाँ, बेसिकली प्लेन वाटर या सादा पानी जब बड़ी मात्रा में सिस्टम में जाता है ना, तो वो शरीर में टिकता नहीं है। हमारी सेल्स, जिनकी तुलना हम उस सूखी मिट्टी से कर सकते हैं, वो उस पानी को इतनी जल्दी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। ओह वाओ। एक तरह की वार्निंग बेल बजती है बॉडी में। बॉडी को लगता है कि अचानक इतना सारा लिक्विड आ गया है और ब्लड वॉल्यूम ना बढ़ जाए, इसलिए किडनीज तुरंत उस पानी को फ्लश आउट करने लगती हैं। तो इसीलिए लोग ढेर सारा पानी पीने के तुरंत बाद वॉशरूम भागते हैं ना? एग्जैक्टली। और आधे घंटे बाद ही फिर से उनका गला सूखने लगता है। लिक्विड अंदर गया और बाहर निकल गया, लेकिन सेल्स वैसे के वैसे डिहाइड्रेटेड रह गए। एक सेकंड, अगर सादा पानी बॉडी से बस बहकर निकल जाता है तो फिर हम उस नमी को शरीर में रोके कैसे? यहीं पर इस रिसर्च का वो टर्निंग पॉइंट आता है जहां स्ट्रक्चर्ड वाटर या संरचित पानी का जिक्र किया गया है। स्ट्रक्चर्ड वाटर, ये खास तौर पर प्लांट लाइफ में यानी फलों और सब्जियों में पाया जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सादा पानी से अलग कैसे है? मतलब पानी तो आखिर पानी होता है ना, H2O है। उसका स्ट्रक्चर टैप वाटर या बॉटल वाटर से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। ओके, कैसे? फलों और सब्जियों के अंदर पानी ऐसे ही फ्रीली नहीं घूम रहा होता। वो सेल की दीवारों और फाइबर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बीच में कैद होता है। अच्छा, एक मैट्रिक्स जैसा? हाँ, तो जब कोई फल खाता है तो उसमें मौजूद वो फाइबर एक बायोलॉजिकल स्पंज की तरह काम करता है। वो स्पंज पानी को शरीर में पकड़ कर रखता है और डाइजेशन के दौरान उसे एकदम से बहने नहीं देता। तो इसका मतलब वो फाइबर एक टाइम रिलीज कैप्सूल की तरह काम कर रहा है? एग्जैक्टली, वही मैकेनिज्म है। जैसे कुछ स्लो रिलीज दवाइयां होती हैं जो एक साथ अपना असर दिखाने के बजाय पूरी रात थोड़ा थोड़ा घुलती रहती हैं शरीर में। यहाँ फाइबर उस कैप्सूल के कवर की तरह है जो पानी की एक बाढ़ को आने से रोकता है और आंतों के जरिए दिन भर थोड़ी थोड़ी नमी सेल्स को देता रहता है। बिल्कुल सही समझे आप। और यहाँ एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जो सोर्सेज में है। इस स्पंज में सिर्फ H2O नहीं होता। तो और क्या होता है? जब हम उस प्लांट बेस्ड वाटर को खाते हैं तो उसके साथ शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, यानी जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स। अब इसको ध्यान से समझना होगा क्योंकि सेल्स के अंदर पानी अपने आप एंटर नहीं कर सकता। वेट, वाकई पानी खुद अंदर नहीं जा सकता? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह से इलेक्ट्रिकल कीज या चाबियों का काम करते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन का दरवाजा खोलते हैं। बिना उन मिनरल्स के पानी बाहर ही घूमता रहेगा और फ्लश हो जाएगा। कमाल की बात है। तो फाइबर पानी को रोक कर रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स सेल के दरवाजे खोलते हैं ताकि पानी आराम से अंदर जा सके। ये पूरा मैकेनिज्म दिमाग के जल्ले खोलने वाला है। इसका मतलब हमें सिर्फ फ्लूइड इनटेक पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना है कि उस फ्लूइड की डिलीवरी सिस्टम क्या है। सही बात है। तो अगला लॉजिक ये कहता है कि हमें वो चीजें ज्यादा खानी पड़ेंगी जिनमें ये फाइबर वाला पानी हो। सोर्सेस में टॉप हाइड्रेटिंग फूड्स का जिक्र किया है और मुझे लगता है लंबी लिस्ट पढ़ने के बजाय यहाँ किसी एक फूड का एग्जाम्पल लेना बेहतर होगा, जैसे खीरा। खीरा एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। अगर एक खीरे को साइंटिफिकली देखा जाए तो वो लगभग 96% पानी है। पूरा पानी एक तरह से? हाँ, लेकिन सोचिए उस खीरे को हाथ में लेने पर वो सॉलिड क्यों लगता है? वो पानी की तरह बह क्यों नहीं जाता?
क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग है। एग्जैक्टली क्योंकि नेचर ने उस 96% पानी को एक बहुत ही मजबूत फाइबर की स्कैफोल्डिंग यानी एक ढांचे के अंदर पैक किया हुआ है। यही ढांचा स्ट्रॉबेरी, टमाटर और सेलेरी जैसी चीजों में भी होता है। ओह, तो जब खीरे को चबाया जाता है तब वो जो क्रंच की आवाज आती है वो असल में उन्हीं फाइबर की दीवारों की टूटने की आवाज होती है। हाँ बिल्कुल, ये नेचर की बनाई हुई एक ऐसी वाटर बॉटल है जो पूरे पैकेज के साथ आती है। ये वाटर बॉटल वाला विजुअल बहुत सॉलिड है यार। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है मेरी नज़र में। वो क्या? अगर इन सब्जियों और फलों में इतना बेहतरीन टाइम रिलीज पानी और फाइबर है तो फिर लोग जूसिंग के पीछे इतने पागल क्यों हैं? हेल्थ इंडस्ट्री में देखें तो हर कोई डिटॉक्स जूस पी रहा है। हाँ, ट्रेंड तो काफी बड़ा है। लेकिन इन सोर्सेस को ध्यान से पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जूसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक सेल्फ गोल है, एक तरह से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जूसिंग का डिबेट यहाँ सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि मशीन में फल या सब्जी डालकर जब उसका क्लियर जूस निकाला जाता है तो असल में वो ब्लेड उस पूरे नेचर के ढांचे को डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइबर निकल जाता है पूरा। बिल्कुल, जो फाइबर सबसे बड़ा हीरो था, जो उस पानी को एक स्पंज की तरह पकड़े हुए था, मशीन उसे बिल्कुल अलग कर देती है और लोग उस वाइटल फाइबर को कचरे में फेंक देते हैं। बाप रे। अब ग्लास में जो बचता है वो सिर्फ पानी और आसान शब्दों में कहूं तो बहुत सारी नेचुरल शुगर है। तो जब वो बिना फाइबर का जूस शरीर में जाता है तब वो टाइम रिलीज का जादू खत्म हो जाता है ना? लिक्विड को तुरंत फिल्टर करके ब्लैडर में भेज देती हैं। जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ ही देर में शुगर क्रैश होती है, इंसान को थकान लगती है और बॉडी फिर से डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सही पकड़ा, इसी वजह से यहाँ स्मूदी बाजी मार लेती है। अच्छा, जूसिंग के मुकाबले स्मूदी बेहतर है? बिल्कुल, क्योंकि स्मूदी बनाते वक्त ब्लेंडर में पूरा का पूरा फल या सब्जी घूमती है, कोई भी फाइबर बाहर नहीं निकलता। हम नेचर के उस वाटर बॉटल को उसके पूरे ढांचे के साथ पीते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती और स्लो रिलीज मैकेनिज्म बरकरार रहता है। एग्जैक्टली। ये बात ध्यान रखनी होगी कि मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि थाली में क्या है, बल्कि ये भी कि उस चीज की ओरिजिनल बनावट या फॉर्म कैसे मेंटेन की गई है। स्मूदीज ओरिजिनल फॉर्म के काफी करीब होती हैं। हाँ, जबकि क्लियर जूस पूरी तरह से स्ट्रिप्ड डाउन होता है। ओके, तो यहाँ तक फाइबर और प्लांट वाटर की कहानी तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई है, लेकिन इस डीप डाइव का सबसे बड़ा शॉक अभी आना बाकी है। वो नमक और फैट वाला हिस्सा है ना? हाँ, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर हाइड्रेशन चाहिए तो दो चीजों से बिल्कुल दूर भागना चाहिए, नमक और फैट यानी तेल। हर डाइट चार्ट, हर बेसिक कॉमन सेंस यही कहती है कि नमक प्यासा करता है और तेल तो वैसे ही पानी का दुश्मन है। देखने में आमतौर पे यही लगता है, लेकिन ये सोर्सेस एक अलग ही धुन बजा रहे हैं यार। ये कह रहे हैं कि नमक और फैट दुश्मन नहीं बल्कि हाइड्रेशन के सबसे नए और जरूरी साथी हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए। नमक हाइड्रेशन कैसे दे सकता है? ये विरोधाभास लगना लाजमी है, लेकिन यहाँ नमक की क्वालिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो सफ़ेद नमक आमतौर पर रसोई में मिलता है, यानी रिफाइंड टेबल सॉल्ट, वो वाकई डिहाइड्रेट करता है। अच्छा, सफ़ेद नमक बुरा है? हाँ, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में उसके सारे ट्रेस मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, बस प्योर सोडियम और क्लोराइड बचता है। लेकिन सोर्सेज बात कर रहे हैं अनरिफाइंड सी सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट की। ओके, जिसमें पिंकिश कलर होता है। हाँ, इनमें लगभग 80 से ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं और सेल बायोलॉजी में इनका रोल बहुत बड़ा है। कैसा रोल? थोड़ा इसके मैकेनिज्म को खोलते हैं कि ये काम कैसे करता है। बॉडी की हर सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इस पंप को आप एक क्लब के बाउंसर की तरह सोचिए। एक बाउंसर? हाँ, ये बाउंसर तय करता है कि सेल के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं। बिना सही मात्रा में नमक यानी सोडियम और पोटेशियम के ये पंप ऑन ही नहीं होता। ओह, तो बाउंसर को फीस देनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अगर सेल के बाहर उस फ्लूइड में ट्रेस मिनरल्स नहीं है तो पानी के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे, लेकिन बाउंसर उन्हें अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए एक ग्लास पानी में बस एक चुटकी असली सी सॉल्ट मिलाना उस पानी को एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है। सही बात है। वो चार्ज सीधा बाउंसर को सिग्नल देता है, दरवाजे खुलते हैं और पानी अंदर एंटर कर जाता है। कमाल है यार। यानी सी सॉल्ट
एक वीआईपी पास की तरह है जो पानी को सेल के अंदर एंट्री दिलवाता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन फैट, तेल और वसा, ये बात तो पूरी तरह से गलत लगती है। क्यों लगती है? फिजिक्स की हर किताब में हमने पढ़ा है कि ऑयल एंड वाटर रिपेल ईच अदर, ये दोनों आपस में मिलते ही नहीं हैं। तो फिर शरीर के अंदर ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स पानी को सेल्स तक पहुंचाने का रास्ता कैसे साफ कर रहे हैं? ये लॉजिक मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं बताती हूँ। ये शायद पूरी बुक का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसको समझने के लिए हमें फिर से सेल के दरवाजे को देखना होगा। हमारी हर एक कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। लिपिड्स यानी फैट, राइट? हाँ, लिपिड्स का मतलब ही फैट होता है। हर सेल एक फैट के कवर में लिपटी हुई है। अब सोचिए, अगर डाइट में हेल्दी फैट्स ना हो तो उस दीवार का क्या होगा? अगर फैट ना हो तो शायद वो दीवार सूख जाएगी। सूखकर सख्त हो जाएगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे एक पूरे लेदर का जूता हो। अगर उस चमड़े को सालों तक ऑयल या पॉलिश ना किया जाए तो वो सूखकर सख्त हो जाता है और उसमें दरारें आ जाती हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और अगर उस सूखे हुए जूते पर पानी डाला जाए तो पानी बस टकराकर बाहर ही बह जाएगा, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उस चमड़े पर थोड़ा सा ऑयल रगड़ दिया जाए तो वो नरम और लचीला हो जाता है और फिर पानी को आराम से अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या सेल मेम्ब्रेन के साथ भी यही हो रहा है? ये लेदर वाली एनालॉजी एकदम 100% एक्यूरेट है यहाँ। हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या ओमेगा 3 वही लेदर पॉलिश का काम करते हैं। ओह, तो वो दीवारों को मॉइस्चराइज करते हैं। एग्जैक्टली। ये अंदर से कोशिकाओं की दीवारों को लचीला, नरम और सपल बनाते हैं। जब दीवार में लचीलापन होता है तभी पानी बिना किसी टकराव के अंदर जा सकता है। मतलब फैट पानी के साथ घुल मिल नहीं रहा है, वो तो बस उस रास्ते को नरम बना रहा है। हाँ, साइंटिफिकली यही हो रहा है। अगर किसी के खाने में हेल्दी फैट्स बिल्कुल जीरो हैं, तो लोग चाहे 8 की जगह 20 ग्लास पानी पी ले, सेल मेम्ब्रेन पत्थर जैसी सख्त रहेगी और सारा का सारा पानी बिना अंदर गए फ्लश हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग वाकई। यानी हाइड्रेशन के लिए पानी से ज्यादा सेल की रिसेप्टिविटी यानी पानी ग्रहण करने की क्षमता पर ध्यान देना जरूरी है। सही कहा। इसीलिए लोग चिया सीड्स खाते हैं, जो पानी में भीगने पर अपने इर्द गिर्द एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये असल में सेल वॉल्स को मॉइस्चराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हम हमेशा पानी और फैट को एक दूसरे का दुश्मन मानते थे, पर यहाँ तो फैट पानी का सबसे बड़ा रक्षक निकला। बिल्कुल। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर इस इकोसिस्टम के हीरोज हैं तो कुछ विलेंस भी हैं जो इस पूरे प्रोसेस को तबाह कर देते हैं। डिहाइड्रेटिंग फूड्स? हाँ, सोर्सेज ने 3 सबसे बड़े डिहाइड्रेटिंग फूड्स यानी पानी छीन लेने वाले दुश्मनों का खुलासा किया है। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और कैफीन। प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो अभी जो हमने नमक का जिक्र किया, ये वही बुरा नमक है ना, जो फैक्ट्री से बनकर आता है। प्रोसेस्ड पैकेट वाले खाने की चीजों में यही रिफाइंड टेबल सॉल्ट भरा होता है। बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम क्लोराइड इतनी भारी मात्रा में होता है कि ब्लड में नमक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। तो बॉडी उसको ठीक करने के लिए क्या करती है? इस कॉन्सेंट्रेशन को ठीक करने के लिए बॉडी एक बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाती है। वो सेल्स के अंदर बैठे हुए पानी को जबरदस्ती बाहर खींच लेती है ताकि ब्लड को पतला किया जा सके। बाप रे, यानी इंसान खाना खा रहा है लेकिन ब्लड असल में सेल्स को निचोड़कर उनका पानी छीन रहा है। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा मैकेनिज्म है ये। और इसका दूसरा दुश्मन है चीनी। ये वाला हिस्सा मेरी नज़र में सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। हमेशा चीनी को वेट गेन या डायबिटीज से जोड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन डिहाइड्रेशन और चीनी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यहाँ मेटाबॉलिज्म की बायोलॉजी आती है पिक्चर में। जब ब्लड में चीनी आती है तो शरीर को उसे हजम करने और तोड़ने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इस केमिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स तोड़ने के लिए H2O लगता ही लगता है। अच्छा, तो अगर बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो क्या होगा? तो शरीर फिर से वही काम करता है। वो सेल्स का दरवाजा खोलता है और वहां से पानी चुरा लेता है। तो उसका मतलब चीनी अकेले नहीं घूमती बॉडी में, उसका एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक कॉस्ट है। सही शब्द यूज किया आपने, मेटाबॉलिक कॉस्ट। जैसे एक गाड़ी चलने पर पेट्रोल जलाती है, वैसे ही शुगर को प्रोसेस होने के लिए पानी जलाना पड़ता है। यानी जब कोई बहुत मीठा खाता है तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज ही नहीं ले रहा,
वो अक्सर अपने सेल्स को अंदर से बिल्कुल ड्राई कर रहा है। ये तो डिहाइड्रेशन का एक पूरा चेन रिएक्शन हो गया। सही कहा, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन है। और इस लिस्ट का तीसरा और आखिरी दुश्मन है एक्सेसिव कैफीन। कॉफी वगैरह? हाँ, हालांकि सोर्सेज थोड़ी राहत जरूर देते हैं कि दिन में 1 या 2 कप कॉफी ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 कप या उससे ज्यादा कॉफी सीधा सीधा एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक का काम करती है। डायूरेटिक यानी ऐसी चीज जो किडनीज को सिग्नल दे कि बॉडी से फ्लूइड जल्दी से बाहर निकाल फेंको। लेकिन थोड़ी मात्रा में ठीक क्यों है? क्योंकि थोड़ी मात्रा में बॉडी उसे हैंडल कर लेती है और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट फायदा है वो ले लेती है। लेकिन जब मात्रा बढ़ जाती है तो किडनीज नॉर्मल फिल्टर करने के बजाय ओवरड्राइव में चली जाती हैं। तो सारा पानी बाहर। एग्जैक्टली जो प्लांट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को होल्ड करने की मेहनत बॉडी ने की थी, वो 4 कप कॉफी पीते ही पूरी तरह वेस्ट हो जाती है, क्योंकि किडनीज उस अच्छे पानी को भी बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों, रिफाइंड प्रोसेस नमक, बहुत ज़्यादा चीनी और एक्सेस कैफीन, इन सबसे बचना उस सेल लेवल हाइड्रेशन को बचाने जैसा है। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। तो नार, आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, हाइड्रेशन का मतलब आंखें बंद करके दिन में 4 लीटर सादा पानी बस गटक लेना बिल्कुल नहीं है। इस पूरे फ्रेमवर्क को ही बदलना होगा हमें। हाँ, पानी पीने का तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, हम सबको पानी को खाना सीखना होगा, कच्ची सब्जियों और फलों के फाइबर मैट्रिक्स के जरिए। और जब हम चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या एवोकेडो के जरिए हेल्दी फैट्स लेते हैं और अपने रूटीन में एक चुटकी अनरिफाइंड सी सॉल्ट जोड़ते हैं, तो हम उन सेल्स की दीवारों को अंदर से नरम और सपल बनाते हैं। और जब स्पंज, फैट और सॉल्ट तीनों मिलते हैं, तब जाकर सच में इंसान अंदर से हाइड्रेट होता है। ये मैकेनिज्म समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब लोग लगातार थकान या ब्रेन फॉग महसूस करते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें बस नींद की ज़रूरत है, जबकि अक्सर उनकी सेल्स बिल्कुल फटी हुई जमीन की तरह सूखी होती है। प्लांट वाटर और इस इकोसिस्टम के जरिए जब हाइड्रेशन असल में सेल्यूलर लेवल तक पहुंचती है तो एनर्जी लेवल्स बिल्कुल नए सिरे से जागृत हो जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सोर्सेस के मुताबिक ये कहानी बस यहाँ ख़त्म नहीं होती। बुक समरी के इस सीरीज के तीसरे हिस्से यानी पार्ट 3 का जो विषय आने वाला है वो और भी रहस्यमय है। उसका टाइटल है मूव दैट वाटर। ओह, ये आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, उसमें इस बात पर रोशनी डाली जाएगी कि कैसे फिजिकली चलना फिरना और एक नेटवर्क जिसे फैशिया कहते हैं, वो पानी को शरीर के कोने कोने तक, हर एक मसल तक सर्कुलेट करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी आम लोगों तक पहुंची है। फाशिया का कॉन्सेप्ट सच में माइंड ब्लोइंग है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन उस चर्चा से पहले आज की इस डीप डाइव के अंत में हमारे सुनने वालों के सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ते हैं। हमने अभी समझा कि शुगर को हजम करने के लिए शरीर को कितना बड़ा मेटाबॉलिक कॉस्ट चुकाना पड़ता है और अपना ज़रूरी पानी खर्च करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जब खाने के बाद डिज़र्ट या कुछ बहुत मीठा खाया जाता है तो उस वक्त हमारे सेल्स में से नमी बिल्कुल वैसे ही बाहर खींच ली जाती है जैसे सूखे हुए स्पंज से पानी निचोड़ लिया जाए? ये सोचने वाली बात तो है। चाहे उस मिठाई के साथ 1 या 2 ग्लास सादा पानी क्यों ना पी लिया जाए, क्या वो मीठा लगातार हमें अंदर से डिहाइड्रेट कर रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर अगले भोजन और खास तौर पर अगले डेजर्ट से पहले बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव में आज इतना ही। अगली चर्चा तक खुद को सही मायने में हाइड्रेट रखिए। अगर कोई आपसे ये कहे कि दिन भर में वो जो 8-10 ग्लास सादा पानी पीने का रूल है वो असल में शरीर को और ज्यादा सुखा रहा है, तो क्या यकीन करना आसान होगा? नहीं, एक्चुअली ये सुनने में ही बिल्कुल गलत लगता है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। वही तो, आमतौर पर धारणा यही है कि हाइड्रेशन का सीधा सा नियम है, मतलब प्यास लगी, बोतल उठाई और पानी गटक लिया, बात खत्म। बिल्कुल, और हम सब यही करते हैं। लेकिन आज की इस डीप डाइव में अब हम इस बेसिक कॉमन सेंस को बिल्कुल हिलाकर रख देने वाले हैं। हमारे सामने उस दिलचस्प बुक समरी का दूसरा हिस्सा है जिसका टाइटल है ईट योर वाटर, यानी पानी को खाइए। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
और हमारी इस चर्चा का मेन मकसद ये समझना है कि क्या वाकई लीटरों के हिसाब से सादा पानी पीना काफ़ी है, या फिर सेल के लेवल पर बेटर हाइड्रेशन पाने के लिए पानी पीने की बजाय पानी खाना पड़ेगा। ये वाकई एक ऐसी चर्चा है जो हाइड्रेशन को देखने का पूरा नज़रिया बदल सकती है, क्योंकि अब तक हम सब यही मानते थे कि हेल्थ का सबसे बड़ा रूल एक बड़ी सी पानी की बोतल दिन भर अपने साथ रखना है ना? मैं भी यही करता हूँ हमेशा। एग्जैक्टली लेकिन इस डीप डाइव के सोर्सेज उस स्टैंडर्ड एडवाइस पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगा रहे हैं, और इसके पीछे की जो बायोलॉजी है वो वाकई हैरान करने वाली है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए एक विजुअल दिमाग में बनाते हैं। सोचिए, एक खेत का दृश्य जहां जमीन बिल्कुल गर्मी से फट चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं मिट्टी में। हाँ, एकदम सूखी बंजर जमीन। सही कहा। अब अगर उस सूखी जमीन पर अचानक से एक बड़ी बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया जाए तो क्या होगा? वो पानी मिट्टी के अंदर गहराई तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बस उन दरारों के ऊपर से एक तेज स्रोत की तरह बह जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा और आगे निकल जाएगा। जमीन अंदर से वैसी की वैसी सूखी रहेगी। सही बात है। यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अचानक से हम 2-3 ग्लास सादा पानी एक साथ पी लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहा होता है? ये जमीन वाली एनालॉजीज मैकेनिज्म को एकदम परफेक्टली समझाती है। और अगर हम इन सोर्सेस की डीप बायोलॉजी में जाएं तो जवाब बिल्कुल हाँ है। अच्छा, मतलब बॉडी में भी यही हो रहा है? हाँ, बेसिकली प्लेन वाटर या सादा पानी जब बड़ी मात्रा में सिस्टम में जाता है ना, तो वो शरीर में टिकता नहीं है। हमारी सेल्स, जिनकी तुलना हम उस सूखी मिट्टी से कर सकते हैं, वो उस पानी को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। ओह वाओ। एक तरह की वार्निंग बेल बजती है बॉडी में। बॉडी को लगता है कि अचानक इतना सारा लिक्विड आ गया है और ब्लड वॉल्यूम ना बढ़ जाए, इसलिए किडनीज तुरंत उस पानी को फ्लश आउट करने लगती हैं। तो इसीलिए लोग ढेर सारा पानी पीने के तुरंत बाद वॉशरूम भागते हैं ना? एग्जैक्टली। और आधे घंटे बाद ही फिर से उनका गला सूखने लगता है। लिक्विड अंदर गया और बाहर निकल गया, लेकिन सेल्स वैसे के वैसे डिहाइड्रेटेड रह गए। एक सेकंड, अगर सादा पानी बॉडी से बस बहकर निकल जाता है तो फिर हम उस नमी को शरीर में रोके कैसे? यहीं पर इस रिसर्च का वो टर्निंग पॉइंट आता है जहां स्ट्रक्चर्ड वाटर या संरचित पानी का जिक्र किया गया है। स्ट्रक्चर्ड वाटर, ये खास तौर पर प्लांट लाइफ में यानी फलों और सब्जियों में पाया जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सादा पानी से अलग कैसे है? मतलब पानी तो आखिर पानी होता है ना, H2O। होता है। उसका स्ट्रक्चर टैप वाटर या बॉटल वाटर से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। ओके, कैसे? फलों और सब्जियों के अंदर पानी ऐसे ही फ्रीली नहीं घूम रहा होता। वो सेल की दीवारों और फाइबर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बीच में कैद होता है। अच्छा, एक मैट्रिक्स जैसा? हाँ, तो जब कोई फल खाता है तो उसमें मौजूद वो फाइबर एक बायोलॉजिकल स्पंज की तरह काम करता है। वो स्पंज पानी को शरीर में पकड़ कर रखता है और डाइजेशन के दौरान उसे एकदम से बहने नहीं देता। तो इसका मतलब वो फाइबर एक टाइम रिलीज कैप्सूल की तरह काम कर रहा है? एग्जैक्टली, वही मैकेनिज्म है। जैसे कुछ स्लो रिलीज दवाइयां होती हैं जो एक साथ अपना असर दिखाने के बजाय पूरी रात थोड़ा थोड़ा घुलती रहती हैं शरीर में। यहाँ फाइबर उस कैप्सूल के कवर की तरह है जो पानी की एक बाढ़ को आने से रोकता है और आंतों के जरिए दिन भर थोड़ी थोड़ी नमी सेल्स को देता रहता है। बिल्कुल सही समझे आप। और यहाँ एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जो सोर्सेज में है। इस स्पंज में सिर्फ H2O नहीं होता। तो और क्या होता है? जब हम उस प्लांट बेस्ड वाटर को खाते हैं तो उसके साथ शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, यानी जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स। अब इसको ध्यान से समझना होगा क्योंकि सेल्स के अंदर पानी अपने आप एंटर नहीं कर सकता। वेट, वाकई पानी खुद अंदर नहीं जा सकता? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह से इलेक्ट्रिकल कीज या चाबियों का काम करते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन का दरवाजा खोलते हैं। बिना उन मिनरल्स के पानी बाहर ही घूमता रहेगा और फ्लश हो जाएगा। कमाल की बात है। तो फाइबर पानी को रोक कर रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स सेल के दरवाजे खोलते हैं ताकि पानी आराम से अंदर जा सके। ये पूरा मैकेनिज्म दिमाग के जल्ले खोलने वाला है। इसका मतलब हमें सिर्फ फ्लूइड इनटेक पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना है कि उस फ्लूइड की डिलीवरी सिस्टम क्या है। सही बात है। तो अगला लॉजिक ये कहता है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेंगी जिनमें ये फाइबर वाला पानी हो। सोर्सेस में टॉप हाइड्रेटिंग फूड्स का जिक्र किया है,
और मुझे लगता है लंबी लिस्ट पढ़ने के बजाय यहाँ किसी एक फूड का एग्जाम्पल लेना बेहतर होगा, जैसे खीरा। खीरा एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। अगर एक खीरे को साइंटिफिकली देखा जाए तो वो लगभग 96% पानी है। पूरा पानी ही एक तरह से। हाँ, लेकिन सोचिए उस खीरे को हाथ में लेने पर वो सॉलिड क्यों लगता है? वो पानी की तरह बह क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग है। एग्जैक्टली क्योंकि नेचर ने उस 96% पानी को एक बहुत ही मजबूत फाइबर की स्कैफोल्डिंग यानी एक ढांचे के अंदर पैक किया हुआ है। यही ढांचा स्ट्रॉबेरी, टमाटर और सेलेरी जैसी चीजों में भी होता है। ओह, तो जब खीरे को चबाया जाता है तब वो जो क्रंच की आवाज आती है वो असल में उन्हीं फाइबर की दीवारों की टूटने की आवाज होती है। हाँ बिल्कुल, ये नेचर की बनाई हुई एक ऐसी वाटर बॉटल है जो पूरे पैकेज के साथ आती है। ये वाटर बॉटल वाला विजुअल बहुत सॉलिड है यार, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है मेरी नजर में। वो क्या? अगर इन सब्जियों और फलों में इतना बेहतरीन टाइम रिलीज पानी और फाइबर है तो फिर लोग जूसिंग के पीछे इतने पागल क्यों हैं? हेल्थ इंडस्ट्री में देखें तो हर कोई डिटॉक्स जूस पी रहा है। हाँ, ट्रेंड तो काफी बड़ा है। लेकिन इन सोर्सेस को ध्यान से पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जूसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक सेल्फ गोल है, एक तरह से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जूसिंग का डिबेट यहाँ सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि मशीन में फल या सब्जी डालकर जब उसका क्लियर जूस निकाला जाता है तो असल में वो ब्लेड उस पूरे नेचर के ढांचे को डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइबर निकल जाता है पूरा। बिल्कुल, जो फाइबर सबसे बड़ा हीरो था, जो उस पानी को एक स्पंज की तरह पकड़े हुए था, मशीन उसे बिल्कुल अलग कर देती है और लोग उस वाइटल फाइबर को कचरे में फेंक देते हैं। बाप रे। अब ग्लास में जो बचता है वो सिर्फ पानी और आसान शब्दों में कहूं तो बहुत सारी नेचुरल शुगर है। तो जब वो बिना फाइबर का जूस शरीर में जाता है तब वो टाइम रिलीज का जादू खत्म हो जाता है ना? लिक्विड को तुरंत फिल्टर करके ब्लैडर में भेज देती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ ही देर में शुगर क्रैश होती है, इंसान को थकान लगती है और बॉडी फिर से डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सही पकड़ा। इसी वजह से यहाँ स्मूदी बाजी मार लेती है। अच्छा, जूसिंग के मुकाबले स्मूदी बेहतर है? बिल्कुल, क्योंकि स्मूदी बनाते वक्त ब्लेंडर में पूरा का पूरा फल या सब्जी घूमती है, कोई भी फाइबर बाहर नहीं निकलता। हम नेचर के उस वाटर बॉटल को उसके पूरे ढांचे के साथ पीते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती और स्लो रिलीज मैकेनिज्म बरकरार रहता है। एग्जैक्टली। ये बात ध्यान रखनी होगी कि मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि थाली में क्या है, बल्कि ये भी कि उस चीज की ओरिजिनल बनावट या फॉर्म कैसे मेंटेन की गई है। स्मूदीज ओरिजिनल फॉर्म के काफी करीब होती हैं। हाँ, जबकि क्लियर जूस पूरी तरह से स्ट्रिप्ड डाउन होता है। ओके, तो यहाँ तक फाइबर और प्लांट वाटर की कहानी तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई है, लेकिन इस डीप डाइव का सबसे बड़ा शॉक अभी आना बाकी है। वो नमक और फैट वाला हिस्सा है ना? हाँ, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर हाइड्रेशन चाहिए तो दो चीजों से बिल्कुल दूर भागना चाहिए, नमक और फैट यानी तेल। हर डाइट चार्ट, हर बेसिक कॉमन सेंस यही कहती है कि नमक प्यासा करता है और तेल तो वैसे ही पानी का दुश्मन है। देखने में आमतौर पे यही लगता है, लेकिन ये सोर्सेस एक अलग ही धुन बजा रहे हैं यार। ये कह रहे हैं कि नमक और फैट दुश्मन नहीं बल्कि हाइड्रेशन के सबसे नए और जरूरी साथी हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए, नमक हाइड्रेशन कैसे दे सकता है? ये विरोधाभास लगना लाजमी है, लेकिन यहाँ नमक की क्वालिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो सफ़ेद नमक आमतौर पर रसोई में मिलता है, यानी रिफाइंड टेबल सॉल्ट, वो वाकई डिहाइड्रेट करता है। अच्छा, सफ़ेद नमक बुरा है? हाँ, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में उसके सारे ट्रेस मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, बस प्योर सोडियम और क्लोराइड बचता है। लेकिन सोर्सेज बात कर रहे हैं अनरिफाइंड सी सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट की। ओके, जिसमें पिंकिश कलर होता है। हाँ, इनमें लगभग 80 से ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं और सेल बायोलॉजी में इनका रोल बहुत बड़ा है। कैसा रोल? थोड़ा इसके मैकेनिज्म को खोलते हैं कि ये काम कैसे करता है। बॉडी की हर सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इस पंप को आप एक क्लब के बाउंसर की तरह सोचिए। एक बाउंसर? हाँ, ये बाउंसर तय करता है कि सेल के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं। बिना सही मात्रा में नमक यानी सोडियम और पोटेशियम के ये पंप ऑन ही नहीं होता। ओह, तो बाउंसर को फीस देनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अगर सेल के बाहर उस फ्लूइड में ट्रेस मिनरल्स नहीं है
तो पानी के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे, लेकिन बाउंसर उन्हें अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए एक ग्लास पानी में बस एक चुटकी असली सी सॉल्ट मिलाना उस पानी को एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है। सही बात है। वो चार्ज सीधा बाउंसर को सिग्नल देता है, दरवाजे खुलते हैं और पानी अंदर एंटर कर जाता है। कमाल है यार। यानी सी सॉल्ट एक वीआईपी पास की तरह है जो पानी को सेल के अंदर एंट्री दिलवाता है। ये तो समझ में आता है, लेकिन फैट, तेल और वसा, ये बात तो पूरी तरह से गलत लगती है। क्यों लगती है? फिजिक्स की हर किताब में हमने पढ़ा है कि ऑयल एंड वाटर रिपेल ईच अदर। ये दोनों आपस में मिलते ही नहीं हैं। तो फिर शरीर के अंदर ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स पानी को सेल्स तक पहुंचाने का रास्ता कैसे साफ कर रहे हैं? ये लॉजिक मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं बताती हूँ। ये शायद पूरी बुक का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसको समझने के लिए हमें फिर से सेल के दरवाजे को देखना होगा। हमारी हर एक कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। लिपिड्स यानी फैट, राइट? हाँ, लिपिड्स का मतलब ही फैट होता है। हर सेल एक फैट के कवर में लिपटी हुई है। अब सोचिए, अगर डाइट में हेल्दी फैट्स ना हो तो उस दीवार का क्या होगा? अगर फैट ना हो तो शायद वो दीवार सूख जाएगी। सूख कर सख्त हो जाएगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे एक पूरे लेदर का जूता हो। अगर उस चमड़े को सालों तक ऑयल या पॉलिश ना किया जाए तो वो सूख कर सख्त हो जाता है और उसमें दरारें आ जाती हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और अगर उस सूखे हुए जूते पर पानी डाला जाए तो पानी बस टकराकर बाहर ही बह जाएगा, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उस चमड़े पर थोड़ा सा ऑयल रगड़ दिया जाए तो वो नरम और लचीला हो जाता है और फिर पानी को आराम से अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या सेल मेम्ब्रेन के साथ भी यही हो रहा है? ये लेदर वाली एनालॉजी एकदम 100% एक्यूरेट है यहाँ। हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या ओमेगा 3 वही लेदर पॉलिश का काम करते हैं। ओह, तो वो दीवारों को मॉइस्चराइज करते हैं। एग्जैक्टली। ये अंदर से कोशिकाओं की दीवारों को लचीला, नरम और सपल बनाते हैं। जब दीवार में लचीलापन होता है तभी पानी बिना किसी टकराव के अंदर जा सकता है। मतलब फैट पानी के साथ घुल-मिल नहीं रहा है, वो तो बस उस रास्ते को नरम बना रहा है। हाँ, साइंटिफिकली यही हो रहा है। अगर किसी के खाने में हेल्दी फैट्स बिल्कुल जीरो हैं, तो लोग चाहे 8 की जगह 20 ग्लास पानी पी ले, सेल मेम्ब्रेन पत्थर जैसी सख्त रहेगी और सारा का सारा पानी बिना अंदर गए फ्लश हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग वाकई। यानी हाइड्रेशन के लिए पानी से ज्यादा सेल की रिसेप्टिविटी यानी पानी ग्रहण करने की क्षमता पर ध्यान देना जरूरी है। सही कहा। इसीलिए लोग चिया सीड्स खाते हैं, जो पानी में भीगने पर अपने इर्द गिर्द एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये असल में सेल वॉल्स को मॉइस्चराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हम हमेशा पानी और फैट को एक दूसरे का दुश्मन मानते थे, पर यहाँ तो फैट पानी का सबसे बड़ा रक्षक निकला। बिल्कुल। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर इस इकोसिस्टम के हीरोज हैं तो कुछ विलेंस भी हैं जो इस पूरे प्रोसेस को तबाह कर देते हैं। डिहाइड्रेटिंग फूड्स? हाँ, सोर्सेज ने 3 सबसे बड़े डिहाइड्रेटिंग फूड्स यानी पानी छीन लेने वाले दुश्मनों का खुलासा किया है। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और कैफीन। प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो अभी जो हमने नमक का जिक्र किया, ये वही बुरा नमक है ना, जो फैक्ट्री से बनकर आता है। प्रोसेस्ड पैकेट वाले खाने की चीजों में यही रिफाइंड टेबल सॉल्ट भरा होता है। बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम क्लोराइड इतनी भारी मात्रा में होता है कि ब्लड में नमक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। तो बॉडी उसको ठीक करने के लिए क्या करती है? इस कॉन्सेंट्रेशन को ठीक करने के लिए बॉडी एक बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाती है। वो सेल्स के अंदर बैठे हुए पानी को जबरदस्ती बाहर खींच लेती है ताकि ब्लड को पतला किया जा सके। बाप रे, यानी इंसान खाना खा रहा है लेकिन ब्लड असल में सेल्स को निचोड़कर उनका पानी छीन रहा है। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा मैकेनिज्म है ये। और इसका दूसरा दुश्मन है चीनी। ये वाला हिस्सा मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा। हमेशा चीनी को वेट गेन या डायबिटीज से जोड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन डिहाइड्रेशन और चीनी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यहाँ मेटाबॉलिज्म की बायोलॉजी आती है पिक्चर में। जब ब्लड में चीनी आती है तो शरीर को उसे हजम करने और तोड़ने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस केमिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स तोड़ने के लिए H2O लगता ही लगता है। अच्छा, तो अगर बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो क्या होगा? तो शरीर फिर से वही काम करता है। वो सेल्स का दरवाजा खोलता है और वहां से पानी चुरा लेता है।
तो उसका मतलब चीनी अकेले नहीं घूमती बॉडी में, उसका एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक कॉस्ट है। सही शब्द यूज किया आपने, मेटाबॉलिक कॉस्ट। जैसे एक गाड़ी चलने पर पेट्रोल जलाती है, वैसे ही शुगर को प्रोसेस होने के लिए पानी जलाना पड़ता है। यानी जब कोई बहुत मीठा खाता है तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज ही नहीं ले रहा, वो अक्सर अपने सेल्स को अंदर से बिल्कुल ड्राई कर रहा है। ये तो डिहाइड्रेशन का एक पूरा चेन रिएक्शन हो गया। सही कहा, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन है। और इस लिस्ट का तीसरा और आखिरी दुश्मन है एक्सेसिव कैफीन। कॉफी वगैरह? हाँ, हालांकि सोर्सेज थोड़ी राहत जरूर देते हैं कि दिन में 1 या 2 कप कॉफी ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 कप या उससे ज्यादा कॉफी सीधा सीधा एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक का काम करती है। डायूरेटिक यानी ऐसी चीज जो किडनीज को सिग्नल दे कि बॉडी से फ्लूइड जल्दी से बाहर निकाल फेंको। लेकिन थोड़ी मात्रा में ठीक क्यों है? क्योंकि थोड़ी मात्रा में बॉडी उसे हैंडल कर लेती है और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट फायदा है वो ले लेती है। लेकिन जब मात्रा बढ़ जाती है तो किडनीज नॉर्मल फिल्टर करने के बजाय ओवरड्राइव में चली जाती हैं। तो सारा पानी बाहर। एग्जैक्टली जो प्लांट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को होल्ड करने की मेहनत बॉडी ने की थी, वो 4 कप कॉफी पीते ही पूरी तरह वेस्ट हो जाती है, क्योंकि किडनीज उस अच्छे पानी को भी बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों, रिफाइंड प्रोसेस नमक, बहुत ज़्यादा चीनी और एक्सेस कैफीन, इन सबसे बचना उस सेल लेवल हाइड्रेशन को बचाने जैसा है। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। तो यार, आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, हाइड्रेशन का मतलब आंखें बंद करके दिन में 4 लीटर सादा पानी बस गटक लेना बिल्कुल नहीं है। इस पूरे फ्रेमवर्क को ही बदलना होगा हमें। हाँ, पानी पीने का तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, हम सबको पानी को खाना सीखना होगा, कच्ची सब्जियों और फलों के फाइबर मैट्रिक्स के जरिए। और जब हम चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या एवोकेडो के जरिए हेल्दी फैट्स लेते हैं और अपने रूटीन में एक चुटकी अनरिफाइंड सी सॉल्ट जोड़ते हैं, तो हम उन सेल्स की दीवारों को अंदर से नरम और सपल बनाते हैं। और जब स्पंज, फैट और सॉल्ट तीनों मिलते हैं, तब जाकर सच में इंसान अंदर से हाइड्रेट होता है। ये मैकेनिज्म समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब लोग लगातार थकान या ब्रेन फॉग महसूस करते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें बस नींद की ज़रूरत है, जबकि अक्सर उनकी सेल्स बिल्कुल फटी हुई जमीन की तरह सूखी होती है। प्लांट वाटर और इस इकोसिस्टम के जरिए जब हाइड्रेशन असल में सेल्यूलर लेवल तक पहुंचती है तो एनर्जी लेवल्स बिल्कुल नए सिरे से जागृत हो जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सोर्सेस के मुताबिक ये कहानी बस यहाँ ख़त्म नहीं होती। बुक समरी के इस सीरीज़ के तीसरे हिस्से यानी पार्ट 3 का जो विषय आने वाला है वो और भी रहस्यमय है। उसका टाइटल है मूव दैट वाटर। ओह, ये आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, उसमें इस बात पर रोशनी डाली जाएगी कि कैसे फिजिकली चलना फिरना और एक नेटवर्क जिसे फैशिया कहते हैं, वो पानी को शरीर के कोने कोने तक, हर एक मसल तक सर्कुलेट करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी आम लोगों तक पहुंची है। फाशिया का कॉन्सेप्ट सच में माइंड ब्लोइंग है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन उस चर्चा से पहले आज की इस डीप डाइव के अंत में हमारे सुनने वालों के सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ते हैं। हमने अभी समझा कि शुगर को हजम करने के लिए शरीर को कितना बड़ा मेटाबॉलिक कॉस्ट चुकाना पड़ता है और अपना ज़रूरी पानी खर्च करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जब खाने के बाद डिज़र्ट या कुछ बहुत मीठा खाया जाता है तो उस वक्त हमारे सेल्स में से नमी बिल्कुल वैसे ही बाहर खींच ली जाती है जैसे सूखे हुए स्पंज से पानी निचोड़ लिया जाए? ये सोचने वाली बात तो है। चाहे उस मिठाई के साथ 1 या 2 ग्लास सादा पानी क्यों ना पी लिया जाए, क्या वो मीठा लगातार हमें अंदर से डिहाइड्रेट कर रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर अगले भोजन और खास तौर पर अगले डेजर्ट से पहले बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव में आज इतना ही। अगली चर्चा तक खुद को सही मायने में हाइड्रेट रखिए।